आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। तेलंगाना के परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने आज कहा कि राज्य सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना शामिल है। प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने द्वारा खरीदे जाने वाले कुल वाहनों में से 25 से 50% तक इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी ईवी खरीदने के लिए प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदूषण को रोकने और एक प्रगतिशील कदम के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम लोगों में जागरूकता बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि तेलंगाना देश में ईवी पॉलिसी के मामले में एक रोल मॉडल बन सके। ईवी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में भी इसी मॉडल को अपनाया गया। उन्होंने बताया है कि पिछले एक साल में राज्य में करीब 1 लाख इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बेची गई। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि सरकार 900 करोड़ रुपए के रेवेन्यू के नुकसान के बावजूद ईवी पॉलिसी लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि कंपनियों से सरकारी कर्मचारियों को ईवी खरीदने पर 20% सब्सिडी देने का आग्रह किया गया है। AIMIM चीफ असदुन अवैसी ने कहा कि हमने जहां भी नगर निगम चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वहीं आगे उन्होंने जीत का हवाला देते हुए कहा कि हमारी पार्टी के कई नगर निगम पार्षद होंगे। जहां जहां हमारी पार्टी के कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं वहां पर बहुत गैर मामूली पॉजिटिव रिस्पांस हमको मिल रहा है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला एक बड़ी तादाद में हमारे पार्टी के म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स कामयाब भी होंगे। ऐसा कहा मोदी मुझे खुश करने के लिए कुछ कहते हैं या कुछ करते हैं तो उसके ऊपर कोई टिप्पणी। अरे कौन है जी इन्हें, कौन है इन्हें? भारत का प्रधानमंत्री तो कोई और है ना। ये तो भाजपा को बोलना चाहिए कि क्या मजाक कर रहे हैं। एक आदमी कैसा हुआ बैठ के हमको बोलता है कि मेरे को उसको क्यों कुछ करेंगे हम। देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो तो देश की जनता को खुश करना उसका काम है। वो आदमी ऐसा बोला तो उसको खंडन करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए। आप खंडन करते हैं? हाँ कराओ ना, मैं तो बोला ना तुम्हारे को अभी। फारूक शाब्दी और नासिर सिद्दीकी ने बहुत नाराजगी। कोई नासिर सिद्दीकी कैंपेन कर रहे हैं, आप देखो जाके। वो जब मुख्यमंत्री थे बहुत से अच्छे काम भी हुए, गलत काम भी हुए। जैसा मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ, उसमें मासूम लोग पकड़े गए। मालेगांव का भी वाकया हुआ, मगर आपको इस दुनिया में नहीं है, वो डिफेंड नहीं कर सकता तो क्या बोलना है उसके बारे में। भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है इस इलेक्शन को लेकर, इसलिए ऐसी बात। जिस तरह से मुख्यमंत्री हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेट फिर रहे हैं तो उससे खुद पैगाम मिल रहा है कि उनके पास कुछ है ही नहीं। सर अक्सर विकास का मुद्दा छोड़ के इमोशनल मुद्दे ज्यादा आ रहे हैं, उसके बारे में एनसीपी अलग लड़ रही है, शिवसेना अलग लड़ रही है। वो सब नाटक है ना, फील्डिंग है। वो फील्डिंग जमा लिए धोखा देने का। बीजेपी MLC NG ने तेलंगाना में काम कर रहे वर्कर्स के बारे में मुद्दा उठाया और उनके बारे में सरकार से खास अपील की है। अपना तेलंगाना में लगभग 5 लाख लोग काम कर रहे, 31 डिपार्टमेंट में 5 लाख लोग काम कर रहे, पंचायत राज में 1 लाख आदमी काम कर रहे और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में 70,000 काम कर रहे और हेल्थ एंड डिपार्टमेंट में 60,000 काम कर रहे। हर एक वाटर वर्क्स में सब हर एक डिपार्टमेंट काम कर रहे। मैं एक ही कई बोला तो ये काम कर रहे ना, इतना एम्प्लॉयज काम कर रहे। 750 एजेंसी में जो एजेंसी से आउटसोर्सिंग एजेंसी है, ये एजेंसी से इन लोग काम कर रहे। बाहर अपना बाजू आंध्र प्रदेश स्टेट है, ये एजेंसी पूरा कैंसिल करके कारपोरेशन लगाए तो एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट उसको 22,200 रुपए 22,136 रुपीज उसको अमाउंट दे रहे। अमाउंट दिए तो ये एजेंसीज की वजह से उसको कितना आ रहा बोलो तो 13,136 9,000 रुपीज लॉस आ रहा। मैं एक ही बात कोशिश कर रहा हूँ, कई बोलो तो गवर्नमेंट डिमांड कर रहा हूँ, जो आउटसोर्सिंग का एम्प्लॉयज है 10 साल से काम कर रहा, 12 साल से काम कर रहा, 15 साल से काम कर रहा, 20 साल से काम कर रहा, अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहा, अपने गवर्नमेंट को काम कर रहा, उसको जॉब
फैमिली हो गए, बच्चे भी स्कूल पढ़ रहा, सब पढ़ रहे, उसको मिनिमम टाइम स्केल भी नहीं दे रहे अपन। गारंटी कहीं बोले तो वर्क भी गारंटी नहीं है, जॉब की गारंटी नहीं है। जॉब गारंटी दे के आउटसोर्सिंग पूरा निकाल के ये कारपोरेशन करे तो उसको सेफ्टी रहता। कहीं बोले तो बाजू आंध्र प्रदेश जो गवर्नमेंट है उन लोगों को आउटसोर्सिंग निकाल के ये कारपोरेशन लगा, बाजू यूपी गवर्नमेंट भी आउटसोर्सिंग निकाल के कारपोरेशन करा। वो हिसाब से अपने को इसको काम करना। कहीं बोलो तो इतना बड़ा एम्प्लॉइज कहीं बोलो तो परमानेंट जो एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज से ज्यादा इन आउटसोर्सिंग काम कर रहा। ये काम वाले को जब सपोर्ट करे तो अपने को अच्छा रहता है। ये डिमांड कर रहा हूँ। कहीं बोलो तो परसों क्या करा मालूम है, ये जियो 60 में कितना पेमेंट है बेसिक। तेलंगाना विधानसभा में बीआरएस की पूर्व नेता के कविता ने अपनी ही पार्टी पे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अपनी पार्टी पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इसी बीच उनके आरोपों को परखते हुए कांग्रेस एमएलसी विकांत ने कहा कि कविता ने जो बीआरएस पे आरोप लगाए वही हम पिछले कई सालों से आरोप लगा रहे हैं। हम अपील करते हैं कि कविता के पास जितने भी एविडेंस है वो सामने लाए ताकि उन पे जांच बैठाकर कार्रवाई की जा सके। कल काउंसिल में एमएलसी बीआरएस पार्टी से कविता ने जो एलिगेशंस लगाया था बीआरएस पार्टी के ऊपर कि उन्होंने सिरसिल्ला कलेक्ट्रेट, सिद्दीपेट कलेक्ट्रेट, सेक्रेटरीट हर जगह पे पिछले 10 साल में जो बीआरएस पार्टी ने लगातार करप्शन किया है। यही चीज हम लगातार 10 साल जब बीआरएस की हुकूमत थी हम बार बार बोल रहे थे। आज खुद उनके फैमिली में से उनकी खुद की केसीआर साहब की बेटी और केटीआर की बहन खुद आके बाहर आके बोल रही है कि उनका परिवार ने तेलंगाना को लूट लिया है। एंड मैं आपके चैनल से कविता जी से भी रिक्वेस्ट करता हूं, जो उनके पास एविडेंसेस है करप्शन के अगेंस्ट, वो एविडेंसेस भी कंसर्न डिपार्टमेंट को सबमिट करे तो 100% इसके ऊपर इंक्वायरी करके जो तेलंगाना को बेट्रे करे, तेलंगाना को लूट लिए, 100% उनके ऊपर सक्सेसर कार्रवाई करके उन राज्य बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मेरा सीधा सवाल है कि कर्नाटक की जनता जानना चाहती है कि पिछले 2.5 सालों में मुख्यमंत्री के तौर पर आपने क्या हासिल किया है। कांग्रेस सरकार ने स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन घोटाला किया और बीजेपी ने इसका पर्दाफाश किया। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि सिद्धरामैया के परिवार को मैसूर में 14 साइटें मिली। यह कुख्यात मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MUDA घोटाला है। आज चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोई क्रिकेट मैच नहीं खेला गया, जो एक ऐतिहासिक स्टेडियम है। बेंगलुरु के एक स्पेशल कोर्ट द्वारा आरएसएस पर उनकी टिप्पणियों को लेकर उन्हें नोटिस जारी करने की खबरों पर कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि वे डराने धमकाने की चालें चल रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। हम आरएसएस और उनकी फंडिंग और उसके अस्तित्व के बारे में सही सवाल उठा रहे हैं। सिर्फ इसलिए ही आप व्यक्तियों का एक समूह है। मुझे देश में एक भी नियम दिखाओ जो कहता है कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। जिस देश में मंदिरों को जवाबदेह ठहराया जाता है, NGO को जवाबदेह ठहराया जाता है, व्यक्तियों के अन्य संगठनों और समूहों को जवाबदेह ठहराया जाता है, आरएसएस को जवाबदेह क्यों नहीं ठहराया जाता? यह होने वाला है। भारत में संविधान अभी जिंदा है। वही आगे उन्होंने कहा कि आरएसएस संविधान से ऊपर नहीं है और न ही मैं संविधान के ऊपर हूँ। वही जेडीएस नेता और केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी के बयान पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मिस्टर कुमारस्वामी ने पढ़ा है कि CBI ने राज्य सरकार को क्या लिखा है। कुछ साल पहले CBI ने कर्नाटक की राज्य सरकार को लिखा था कि अगर आप हमें ह्यूमन रिसोर्स नहीं देने वाले हैं तो कृपया हमें केस न सौंपें। इसलिए कार, ऑफिस, टेबल कर्मचारियों सहित सब कुछ राज्य सरकार को देना होता है और CBI से सिर्फ एक अधिकारी आता है। जब हमारे ही लोग जांच कर रहे हैं तो हमें इसे CBI को क्यों देना चाहिए? कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आज कांग्रेस हाईकमांड पर पूरा भरोसा जताया। राज्य में मुख्यमंत्री परिवर्तन की अटकलों के बीच यह बात सामने आई है क्योंकि कांग्रेस सरकार ने 20 नवंबर को अपने 5 वर्षीय कार्यकाल का आधा समय पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि मुझे हाईकमांड पर पूरा भरोसा है। मुझे विश्वास है कि मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपना पूरा कार्यकाल पूरा करूंगा। जो भी होगा हाईकमांड ही फैसला करेगी। हाईकमांड का निर्णय अंतिम होगा। एक समय मुझे लगता था कि एक बार विधायक बनना ही काफ़ी होगा, लेकिन मैं विधायक, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बन चुका हूं। इसके अलावा AICC महासचिव KC वेणुगोपाल के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बैठक में कोई राजनीतिक चर्चा या मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं हुआ।
उन्होंने कहा कि वे बेंगलुरु होते हुए मैसूर के रास्ते दिल्ली जा रहे थे, इसलिए मेरी उनसे मुलाकात हुई, बस इतना ही। कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। मैंने उनसे मंत्रिमंडल फेरबदल के बारे में भी बात नहीं की। मंत्रिमंडल फेरबदल के बारे में जब भी उच्च कमान मुझे दिल्ली बुलाएगी, मैं दिल्ली जाऊंगा। AIADMK के महासचिव एडप्पी पळनिस्वामी ने आज सत्तारूढ़ DMK पर पिछले 4.5 वर्षों में तमिलनाडु के विभिन्न विभागों में 4 लाख करोड़ रुपए के व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने राज्यपाल को सबूत सौंपते हुए शासन की विफलताओं और बिगड़ते कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में जांच की मांग की। पत्रकारों से बात करते हुए पळनिस्वामी ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त होने के अलावा DMK ने तमिलनाडु की जनता के लिए कुछ भी लाभकारी नहीं किया है। DMK ने कई सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है और हमने इसकी जानकारी राज्यपाल को दे दी है। हमने भ्रष्टाचार के संबंध में सबूतों के साथ विभागवार शिकायतें राज्यपाल को सौंपी है। शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। पिछले 4.5 वर्षों में विभिन्न विभागों में 4 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए पळनिस्वामी ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है। उन्होंने कहा कि DMK के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया जाना चाहिए। मैंने राज्यपाल से आग्रह किया है कि जांच सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में कराई जाए। करोड़ भगदड़ मामले की जांच में एक और अहम डेवलपमेंट हुआ है। CBI ने TVK पार्टी के प्रेसिडेंट और एक्टर विजय को समन जारी किया है, जो इस मामले में आरोपी हैं। CBI ने उन्हें इस महीने की 12 तारीख को पूछताछ के लिए दिल्ली में पेश होने का आदेश दिया है। कहा गया कि विजय से देश की राजधानी दिल्ली में CBI हेडक्वार्टर में पूछताछ की जाएगी। इस बीच पिछले साल 27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर शहर में विजय की कैंपेन रैली के दौरान भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई थी। दूसरे 110 लोग घायल हो गए थे। देश के सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना की CBI जांच का आदेश दिया है। इस घटना का कारण क्या था, CBI ने अपने आदेश में कहा है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसका पता लगाया जाना चाहिए। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की मॉनिटरिंग के लिए 3 मेंबर की कमेटी भी बनाई है। कमेटी को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अजय रस्तोगी हेड कर रहे थे। TVK पार्टी ने इस घटना की निष्पक्ष जांच पक्का कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच का आदेश दिया और 3 सदस्यों वाली कमेटी नियुक्त की। तमिलनाडु में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। राज्य में DMK और कांग्रेस नए सिरे से गठबंधन की कोशिश में जुट गई है। तमिलनाडु में इस बार DMK के लिए चुनाव आसान नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्टर विजय की तमिलिगा विक्ट्री कड़गम यानी TVK और BJP भी अभी से तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस नेता के बयान से ऐसा लगता है कि पार्टी तमिलनाडु में अगर गठबंधन करती है तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहेगी। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा है कि पार्टी न केवल गठबंधन की सीटें चाहती है, बल्कि जीतने पर सरकार में हिस्सेदारी भी चाहती है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने गठबंधन के लिए 40 सीटों का लक्ष्य रखा है। हालांकि DMK 32 सीटें देने को तैयार बताई जा रही है। बाद में कांग्रेस ने अपनी मांग बदलकर 38 सीटें कर दी है, ऐसे खबरें सामने आ रहे हैं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु कांग्रेस नेतृत्व भी राहुल गांधी को विजय की TVK पार्टी के साथ संभावित गठबंधन के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। TVK के साथ गठबंधन की पहल के बाद मणिकम टैगोर का बयान सामने आया है, जिसके बाद तमिलनाडु में नए राजनीतिक समीकरण को लेकर अटकलें तेज होने लगी हैं। केरल सरकार ने सभी योग्य लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए तुरंत कदम उठाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ऑफिस ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि जिन लोगों के पास काफ़ी डॉक्यूमेंट नहीं है, उन्हें डॉक्यूमेंट देने के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाए जाएं। डॉक्यूमेंट लेने के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। अगर कोई मौजूदा फीस है तो इस दौरान उसे माफ़ कर दिया जाएगा। CMO ने कहा कि कैबिनेट मीटिंग से पहले लोकल लेवल पर काफ़ी हेल्प डेस्क बनाने का फैसला किया गया था, ताकि लोगों को वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने में मदद मिल सके। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों के सभी ज़रूरी जगहों पर हियरिंग सेंटर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकारियों से कहा गया है कि वे सेंटर के लिए काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पक्का करें, ताकि जनता को कोई परेशानी न हो। अगर ज़रूरी हो तो हियरिंग सेंटर पर वॉलंटियर्स और काफ़ी हियरिंग ऑफिसर्स की सर्विस पक्का की जानी चाहिए।
सभी हेल्प सेंटर पर जनता के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की सुविधा शुरू की जाएगी। आईटी डिपार्टमेंट को अक्षय सेंटर द्वारा ली जाने वाली फीस कम करने का निर्देश दिया गया है। सीएमओ ने कहा है कि ड्राफ्ट लिस्ट से छूटे सभी योग्य लोगों को वोटर रोल में शामिल करने के लिए जागरूकता फैलाई जाए। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के उमर खालिद के लिए नोट लिखने पर शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि उन्हें हमारे देश के मामलों में दखल देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उमर खालिद और शरीद इमाम के बारे में 2020 में दोनों के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे। ममदानी जो है ये विदेश की धरती का एक महापौर है। हमारे देश में पहली बात दखल देने का उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। रही बात उमर खालिद की और इसकी शरजील इमाम की, इन दोनों पर 2020 में मामला बना था। दंगे भड़काने का आरोप है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कल जब याचिका आई कि इसकी जमानत हो कि न हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका यह कहकर खारिज कर दी कि प्राथमिक दृष्टि में दिख रहा है कि इनका बड़ा रोल है, ये संदिग्ध हैं, अभी हम इनको बाहर छोड़ेंगे तो साथ सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, उस बिना पे इनको रखा है। इस देश में अगर आपको रहना है, इस देश से आपको आगे बढ़ना, तो आपको देश को प्यार करना होगा। इस देश में साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।